कहानी शुरू होती है मिठापुर नाम के एक छोटे से गांव से। एक ऐसा गांव जहां हर घर की दीवारें मिट्टी की थीं, पर दिलों में सोने जैसी गर्मी। जहां सुबह की शुरुआत मुर्गे की बांग से होती थी और शाम ढलती थी ढोलक की थाप पर। इस गांव की सबसे खास चीज थी गांव के बीचों बीच खड़ा एक पुराना नीम का पेड़। ना वो कोई मंदिर था, ना कोई दरबार, लेकिन फिर भी पूरे गांव की आस्था उस पेड़ से जुड़ी हुई थी। बूढ़े बुजुर्ग कहते थे कि जब गांव में सूखा पड़ा तब भी इस नियम के नीचे की जमीन कभी नहीं फटी। जब महामारी आई तब भी इस पेड़ की छांव में बैठे लोग सुरक्षित बचे। बच्चे उसके नीचे खेलते और बूढ़े उसकी छांव में बैठकर जिंदगी की बातें करते। त्योहारों पर उसकी पूजा होती और दुख के दिनों में वहीं बैठकर लोग ढाढ़स बंधाते। ये पेड़ अब सिर्फ एक पेड़ नहीं था, ये गांव की आत्मा बन चुका था। अरे मोहन, तू जानता है इस पेड़ के नीचे तुम्हारे बाबा की भी बारात बैठी थी और फिर तुम्हारे पापा की भी। ये पेड़ साक्षी है हमारे हर सुख दुख का। सच बाबा, पेड़ कैसे साक्षी हो सकता है? बेटा, जिस पेड़ ने पीढ़ियों को छांव दी हो वो सिर्फ जड़ें नहीं, इतिहास भी समेटे रहता है। नियम कड़वा जरूर होता है, लेकिन उसकी तासीर जिंदगी बचाने वाली होती है। जैसे जिंदगी की सच्चाई, कड़वी लेकिन जरूरी। बाबा, आप हर चीज में कहानी ढूंढ लेते हैं। पेड़ तो बस पेड़ होता है, ना ये चमत्कार करता है, ना किसी को बचाता है। आजकल जमाना बदल गया है, अब तो जमीन की कीमत होती है, पेड़ों की नहीं। भैया, हर चीज की कीमत पैसे में नहीं होती। कुछ चीजें जिंदगी में अनुभव से समझ आती हैं और इस नियम के नीचे वो अनुभव हर किसी को मिलता है, शांति का, सुकून का। बस डर यही है बेटा कि जब लोग पेड़ में सिर्फ लकड़ी देखने लगते हैं तो छांव देने वाली चीजें भी खतरे में पड़ जाती हैं। गांव वालों के लिए वो नियम एक आस्था था, लेकिन राजू के लिए सिर्फ एक पुराना ढांचा। यही सोच आगे चलकर गांव की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। राजू बचपन से तेज था, दिमाग से और दौड़ में भी, लेकिन उसकी सोच वो थोड़ी अलग थी। जहां गांव वाले परंपरा को विरासत मानते थे, वहीं राजू उसे बोझ समझता था। उसे लगता था कि पेड़, नदी, जमीन ये सब सिर्फ भावनाएं हैं, असली चीज है पैसा। और फिर एक दिन गांव में आया एक अनजान आदमी, चमचमाती सफेद कार में, आंखों पर काला चश्मा और जेब में स्वार्थ से भरा प्रस्ताव। नाम राजू है ना? तुमसे मिलने की बहुत जरूरत थी। सुना है गांव में सबसे समझदार और चालाक लड़का तुम हो। कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन हाँ, जो काम सबको समझ ना आए वो मैं कर ही देता हूँ। देखो, मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। गांव के बीचों बीच जो पुराना नीम का पेड़ है उसे काटना है और वहां दुकानें बनानी है, पक्की, सुंदर, चमकदार। तुम्हें सिर्फ गांव वालों को मनवाना है। बदले में 8 से 10,000 नकद अभी, और बाद में हिस्सा अलग। लेकिन वो पेड़ तो बहुत पुराना है, सबकी भावनाएं जुड़ी हैं उससे। भावनाएं पेट नहीं भरती बेटा। सोचो, नीम का क्या काम? लकड़ी बिकेगी, जमीन खुलेगी और दुकानें होंगी तो तुम ही बनोगे मिठापुर का बिजनेसमैन। उस रात राजू बहुत देर तक नीम के पेड़ को देखता रहा। एक तरफ बचपन की यादें, वहीं छांव में बैठकर माँ की गोदी में सो जाना। दूसरी तरफ चमचमाता भविष्य, पैसों की खनक। सोचो यार, इस पेड़ की जगह पक्की सड़क हो, दुकानें हो, कितना फायदा होगा। गांव भी सुधरेगा, हम भी। पर भाई, ये तो हमारे बुजुर्गों की निशानी है। बाबा कन्हैया क्या कहेंगे? बाबा पुराने जमाने की बातें करते हैं। जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, गांव ऐसे ही पिछड़ा रहेगा। और वैसे भी पेड़ तो फिर उग सकते हैं, लेकिन मौका बार बार नहीं आता। लालच की आग जब जलती है तो वो सिर्फ इंसान को नहीं, पूरे गांव को जला सकती है। राजू अब उस मोड़ पर खड़ा था जहां से या तो जिम्मेदारी जाती थी या तबाही। रात का सन्नाटा गांव पर ऐसे छाया हुआ था मानो कोई तूफान आने वाला हो। चांदनी में गांव का नीम का पेड़ अपनी पूरी गरिमा में खड़ा था, शांत, स्थिर और सदियों का साक्षी। लेकिन उस रात कुछ लोग उसकी जड़ें हिलाने निकले थे। राजू अपने दोस्तों और ठेकेदार के साथ कुल्हाड़ियां और आरे लेकर पहुंचा, उसी पेड़ के नीचे जिसके नीचे कभी उसकी मां ने उसे थपकियां दी थी।
पर आज दिल में यादें नहीं, लालच था। माफ करना, तूने बहुत कुछ दिया इस गांव को, लेकिन अब वक्त है आगे बढ़ने का। भाई, हवा अचानक तेज कैसे हो गई? लगता है जैसे पेड़ रो रहा हो। चुप रह, डरने की बात नहीं, ये पेड़ है, कोई जिन्न नहीं। काटो इसे। रात भर कुल्हाड़ियां चलती रहीं और फिर जैसे ही भोर की पहली किरणें फूटने लगीं, वो पेड़ धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। वो आवाज सिर्फ एक पेड़ के गिरने की नहीं थी, वो आवाज थी सदियों की छांव के अंत की। गांव की सुबह आज वैसी नहीं थी जैसी रोज होती थी। न मुर्गे ने बांग दी, न बच्चों की खिलखिलाहट गूंजी। हर कोई एक ही जगह जमा था, उस नीम के तने के चारों ओर, जो अब जमीन से लिपटा पड़ा था, जैसे किसी ने किसी पुरखे को जमीन पर गिरा दिया हो। भैया, तुमने ये क्या कर दिया? ये सिर्फ पेड़ नहीं था, ये हमारी यादें थीं, हमारी छांव थीं। सीमा, समझने की कोशिश करो। ये पेड़ पुराने समय की चीज है। अब वक्त है आगे बढ़ने का, कुछ बड़ा करने का। राजू, ये सिर्फ लकड़ी का ढांचा नहीं था, ये वो इतिहास था जो हमसे बात करता था। तूने क्या सोचा बेटा कि इसे काटकर तू गांव को बदल देगा? गांव की पहचान पेड़ों से होती है, पैसों से नहीं। जिस नियम ने हमें हर गर्मी में ठंडी छांव दी, बीमारियों में बचाया, आज वो खुद गिर पड़ा, और गवाह कौन बना? उसका अपना बेटा। उस दिन पूरा गांव खामोश था, सिर्फ हवा चल रही थी और नीम के सूखे पत्ते जमीन पर बिखरे थे, जैसे वो पेड़ आखिरी बार सबको विदाई दे रहा हो। राजू भले ही खुद को सही समझ रहा था, लेकिन गांव की चुप्पी उसे कचोटने लगी थी। नीम के पेड़ को गिरे हुए अब कुछ दिन बीत चुके थे। शुरुआत में लोगों ने सोचा, चलो अब नया विकास होगा, दुकानें बनेंगी, पक्की सड़क आएगी। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि उस पेड़ के साथ उन्होंने गांव की रक्षा कवच भी गिरा दी थी। एक दिन सुबह गांव की सबसे बूढ़ी अम्मा के घर से आवाज आई, अरे राम, ये कुएं का पानी तो जैसे जहर हो गया, ये तो कोई पी भी नहीं सकता। कुएं का पानी जो कभी मीठा और साफ हुआ करता था, अब बदबूदार और कड़वा हो गया था। कुछ ने इसे साधारण बदलाव कहा, पर यह सिर्फ शुरुआत थी। उसके बाद खेतों में अजीब बात होने लगी। जहां पहले हरी भरी फसलें लहराती थीं, अब मिट्टी सूखने लगी, पौधों के पत्ते पीले हो रहे थे और बीज अंकुरित ही नहीं हो रहे थे। भगवान जाने क्या हुआ है, ये मिट्टी तो जैसे दम ही नहीं ले रही, हवा भी भारी लगती है। गांव में बीमारियां फैलने लगीं, बच्चों को बुखार, बड़ों को खांसी और छोटे बच्चों के चेहरे पीले पड़ गए। गांव का वही हिस्सा जो कभी सबसे शांत, सबसे पवित्र माना जाता था, अब वीरान सा लगने लगा। रात में वहां से अजीब सी सिसकियों की आवाज आने लगी और कई लोगों ने सपने में नीम के पेड़ की परछाई देखी। भैया, देख रहे हो ना, सब कुछ धीरे धीरे बिगड़ रहा है। पेड़ के जाते ही सब कुछ जैसे बिखरने लगा है। क्या ये सिर्फ संयोग है? ये सब मन की बातें हैं सीमा। कोई पेड़ इतनी बड़ी आफत कैसे ला सकता है? शायद बारिश नहीं हुई या हवा बदल गई होगी। नहीं भैया, ये उस नियम की आत्मा का रोष है। जो काम वर्षों में नहीं हुआ, वो अब अचानक क्यों होने लगा? क्या तुम्हें सच में नहीं दिख रहा या देखना नहीं चाहते? राजू अब हर बात पर चुप रहने लगा था। न वो पहले जैसा हंसता था, न जोर से बोलता। उसके अंदर कहीं न कहीं एक सवाल उभर रहा था, क्या वाकई मुझसे कुछ गलत हो गया? पर उसकी ईगो उसे जवाब नहीं लेने देती थी। क्या सच में ये सब मेरी वजह से हो रहा है? क्या उस पेड़ में वाकई कोई शक्ति थी जो मैंने तोड़ दी? प्रकृति का बदला शब्दों में नहीं आता, वो बदलती है हवा में, पानी में, जमीन में और इंसान की आत्मा में। राजू अब उस मोड़ पर खड़ा था जहां उसे अपने अंदर झांकना था, क्योंकि गलती से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता और पश्चाताप से बड़ा कोई बदलाव नहीं। जिस दिल को कभी पैसा बड़ा लगता था, अब वही दिल हर दिन नीम की एक एक पत्ती याद करता था। राजू अब गांव में सबसे कम बोलने वाला लड़का बन गया था। उसकी आंखों में आत्मग्लानि थी
और हर रात नींद में वो वही आवाजें सुनता था, कुल्हाड़ी की, गिरते पेड़ की और बाबा की टूटी हुई आवाज की। कई दिन तक उसने किसी से बात नहीं की, पर एक शाम वो बाबा कन्हैया के घर पहुंचा, अकेला, झुका हुआ और टूट चुका। आ गया बेटा, अंततः लौटना तुझे यही था। बाबा, मैं माफी मांगने आया हूँ। मैंने सोचा था कि मैं कुछ बड़ा कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो सब कुछ तोड़कर चला आया। मैंने देखा है बाबा, गांव बदल गया है, कुएं का पानी, फसलें, हवा और सबसे ज्यादा मैं खुद। मुझे माफ कर दो बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बाबा कन्हैया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप राजू के सिर पर हाथ रख दिया। उनके हाथ कांप रहे थे, पर आंखों में आंसू थे, आंसू क्रोध के नहीं, क्षमा के। बेटा, पेड़ गिराने से बड़ी गलती तब होती है जब इंसान अपने अंदर पेड़ फिर से उगाने की कोशिश ना करे। गलती करना पाप नहीं, लेकिन उसी गलती पर जीते जाना वो आत्मा का पतन है। अगर सच में पछतावा है तो उठ और उस मिट्टी में फिर से बीज बो। शायद वो पेड़ फिर ना लौटे, लेकिन उसकी छांव दोबारा बन सकती है। बाबा, मैं कसम खाता हूँ, इस मिट्टी को फिर से हरा करूंगा। उस नीम की जगह मैं एक नहीं 100 पेड़ लगाऊंगा। मैं अब सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए जीऊंगा। कभी कभी जीवन की सबसे गहरी सीख हमें तब मिलती है जब हम सब कुछ खो बैठते हैं। उस दिन राजू ने सिर्फ माफी नहीं मांगी, उसने अपने भीतर का इंसान फिर से खोजा और मिठापुर की कहानी अब एक नए अध्याय की ओर बढ़ चली।